नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं वॉर रूम। आज वॉर रूम में हम उस सच का पोस्टमार्टम करेंगे जिसे दुनिया नजरअंदाज कर रही है। क्यों ये जंग अब आसमान से उतरकर जमीन पर लड़ी जाने वाली है? क्या इजराइल और अमेरिका का एडवांटेज खत्म हो रहा है? ईरान भले महाशक्ति न हो, लेकिन एक महीने बाद भी उसकी रेजिम, उसके प्रॉक्सी संगठन पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक है। हॉर्मुज में तेल की सप्लाई रुक चुकी है, महंगाई का बम फूटने वाला है। आज हर पहलू को हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले वॉर अपडेट। अमेरिका ने ईरान पर हमले की डेडलाइन एक बार फिर बढ़ा दी है। अब 6 अप्रैल तक ईरान के पावर प्लांट और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला नहीं होगा। ट्रंप का दावा है ये फैसला ईरान के अनुरोध पर लिया गया है। हालांकि ईरान ने बातचीत से ही इनकार कर दिया है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने मिडिल ईस्ट के होटलों को चेतावनी दी है। कहा है जिन होटलों में अमेरिकी और इजरायली सैनिक ठहरेंगे उन्हें निशाना बनाया जाएगा। तनाव के बीच ईरान ने 10 लाख से ज्यादा नए सैनिकों की भर्ती का दावा किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के संभावित जमीनी हमले को देखते हुए ये बड़ा कदम उठाया गया है। अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य ताकत को और बढ़ाने की तैयारी में है। खबर है कि 10,000 अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती हो सकती है, जिनमें 82nd एयरबोर्न डिवीजन भी शामिल है। हॉर्मुज स्ट्रेट को सुरक्षित रखने के लिए इंटरनेशनल फोर्स बनाने की तैयारी है। इसमें यूएई के शामिल होने की खबर है, जिसने अमेरिका को अपनी सहमति दे दी। इजरायल ने ईरान की राजधानी तेहरान में बड़ा हवाई हमला किया है। दावा है कि मिसाइल फैक्ट्री को निशाना बनाया गया, जहां खतरनाक हथियार तैयार किए जाते थे। ईरान ने कुवैत के अहम बंदरगाह पर ड्रोन हमला किया है, जिससे भारी नुकसान हुआ है। वहीं सऊदी अरब की ओर से भी मिसाइलें दागी गई हैं, जिनमें कुछ को एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक लिया। जर्मनी के बाद अब फ्रांस ने भी इस जंग से दूरी बना ली है। फ्रांस ने साफ कहा है कि मिडिल ईस्ट का ये संघर्ष उसका नहीं है, जिससे नेटो देशों में मतभेद बढ़ते दिख रहे हैं। ईरान ने दावा किया है कि उसके हमलों में 600 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं और हजारों घायल हुए हैं। साथ ही चेतावनी दी गई है कि हर हमले का जवाब कई गुना ज्यादा ताकत से दिया जाएगा। ईरान में सरकार के खिलाफ बोलने वालों पर कार्रवाई तेज हो गई है। फुटबॉलर सरदार आजमून को टीम से बाहर कर दिया गया है और कई पब्लिक फिगर्स की संपत्ति जब्त की गई है। 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। सरकार इसे देशद्रोह से जोड़ रही है। कुल मिलाकर ईरान में सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों पर दबाव और कार्रवाई लगातार बढ़ रही है। मिडिल ईस्ट से जो खबरें आ रही हैं वो अब चेतावनी नहीं बल्कि महाविनाश की मुनादी है। वेस्ट एशिया की ये लपटें सिर्फ खाड़ी तक सीमित नहीं है। हिजबुल्लाह के मोर्चा खोलते ही लेबनान का दम घुटने लगा है। दुनिया उस दहलीज पर खड़ी है जहां से वापसी का हर रास्ता हॉर्मुज से भी ज्यादा संकरा है। इजराइल ने अपना फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है कि अब समझौता नहीं, केवल संहार होगा। इजरायली सेना जो है वो लेबनान के भीतर घुसकर हिजबुल्लाह के एक-एक ठिकाने को मलबे में तब्दील कर रही है। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए बनाया गया एक बफर जोन है या फिर लेबनान की संप्रभुता पर सीधा कब्जा इजराइल का मकसद है। लेबनान की सरकार का इस ग्राउंड इन्वेजन पर क्या रुख है? इजरायली सेना अब सिर्फ आसमान से आग नहीं बरसा रही, बल्कि लेबनान की छाती को चीरते हुए उसके अंदर घुस चुकी है। ये ग्राउंड इन्वेजन है वेस्ट एशिया की जंग का दूसरा चरण, यानी आमने सामने का युद्ध। और युद्ध मेरे हिसाब से तो आगे और भयंकर होने वाला है। अमेरिका शायद इस समय का इस्तेमाल करके अपनी तैयारियां पूरी कर रहे हैं। उनके मरीन तब तक पहुंच जाएंगे, उनके मिसाइल्स डिप्लॉय हो जाएंगे, उनके एयरक्राफ्ट कैरियर जो और हैं वो डिप्लॉय हो जाएंगे। तो अमेरिका दोबारा से, जिसको हम कहते हैं फौज में टैक्टिकल ब्रेक लिया है, इन्होंने वो पॉज लिया है जिसके द्वारा रीग्रुप करके दोबारा तैयारी करके और भारी हमले कर सके, अगर ईरान तब तक नहीं मानता है तो। इजराइल ने दहाड़ते हुए ऐलान किया है कि अब लितानी नदी तक का इलाका हिजबुल्लाह से साफ होगा। बॉर्डर से 30 किलोमीटर अंदर तक इजराइल एक ऐसा बफर जोन बनाने जा रहा है जहां परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। अब तक हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने इजराइल और दक्षिण लेबनान में तैनात इजरायली सेना पर 124 हमले किए हैं, जिनमें रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल हुआ।
इजराइल का सीधा संदेश है कि जब तक उत्तरी इजराइल का एक भी नागरिक असुरक्षित है, तब तक दक्षिण लेबनान में किसी को कदम रखने की इजाजत नहीं दी जाएगी। साथ ही इजराइल की नई सीमा अब होगी लितानी नदी। दक्षिण लेबनान, जहां आज इजरायली बुलडोजर और टैंक हिजबुल्लाह के ठिकानों को मिट्टी में मिला रहे हैं, वहां असल में लेबनान की सरकार का नहीं, बल्कि शिया आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का कब्जा है। ये वही हिजबुल्लाह है जिसे ईरान और IRGC पालती पोसती है और इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल करती है। अब लेबनान की सरकार का रुख सुनिए, जो इस पूरे खेल को पलट रहा है। लेबनान की सरकार हिजबुल्लाह को एंटरटेन करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। प्रधानमंत्री नवाफ सलाम और राष्ट्रपति जोसेफ आउन ने हिजबुल्लाह को सीधा आईना दिखा दिया है। लेबनान की सरकार ने 2 मार्च 2026 को एक ऐतिहासिक फैसला लिया और हिजबुल्लाह की सैन्य गतिविधियों को गैर कानूनी घोषित कर दिया। लेबनान सरकार ने साफ कहा कि हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले गैर जिम्मेदाराना है और ईरान की IRGC लेबनान की संप्रभुता से खिलवाड़ कर रही है। लेबनान ने तो ईरान के राजदूत को पर्सना नॉन ग्रेटा घोषित कर दिया, जिसका मतलब हुआ कि बोरिया बिस्तर समेटने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर कि इजराइल दक्षिण लेबनान में क्यों घुस रहा है। ये इलाका हिजबुल्लाह का गढ़ बन चुका है, जहां से वो इजराइल पर हमले करता है। हालांकि यहाँ शियाओं के साथ ईसाई और सुन्नी भी रहते हैं। आंकड़ों के हिसाब से दक्षिण लेबनान की आबादी का करीब 60.9% शिया मुस्लिम है, 17.4% सुन्नी मुस्लिम, 21.1% ईसाई समुदाय से आते हैं, जबकि लगभग 0.16% द्रूज और करीब 0.35% अन्य छोटे समुदायों के लोग यहाँ रहते हैं। इजराइल का मकसद साफ है, हिजबुल्लाह की इस इलाके से सप्लाई लाइन को काटना। लितानी नदी के 5 पुल उड़ाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और मैंने IDF को आदेश दिया है कि लिटानी नदी पर बने उन सभी पुलों को तुरंत नष्ट कर दिया जाए जिनका इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए किया जाता है, ताकि हिजबुल्लाह आतंकवादियों और हथियारों को दक्षिण की ओर जाने से रोका जा सके। और इसके अलावा गाजा में बेत हनून और राफा मॉडल के अनुरूप इजरायली समुदायों के लिए खतरों को विफल करने के लिए संपर्क गांवों में लेबनानी घरों को नष्ट करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। लेकिन लेबनान की सरकार एक दो धारी तलवार पर चल रही है। एक तरफ वो हिजबुल्लाह के खिलाफ है, तो दूसरी तरफ इजराइल द्वारा नागरिक ठिकानों जैसे कासमिये पुल पर हमले को सामूहिक सजा बता रही है। लेबनान अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पहुंच चुका है। वो इजराइल की शिकायत कर रहा है और तुरंत युद्ध विराम की मांग कर रहा है। प्रधानमंत्री नवाफ सलाम यहां तक कह रहे हैं कि वो इजराइल से सीधी बात करने को तैयार है, ताकि लेबनान को कब्रिस्तान बनने से बचाया जा सके। ये जंग अब ईरान और इजराइल के बीच के प्रॉक्सी वॉर के दूसरे और सबसे खतरनाक चरण में पहुंच चुकी है। इजराइल पीछे हटने को तैयार नहीं और हिजबुल्लाह अपनी आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार है। अमेरिका और ईरान के बीच चालें शतरंज की तरह चली जा रही हैं। धीरे धीरे मोहरे आगे बढ़ रहे हैं। अब अमेरिका ने जो फैसला लिया है वो खेल को जल्दी खत्म करने की ओर इशारा कर रहा है। अमेरिका मिडिल ईस्ट में 3000 अतिरिक्त सैनिक भेज रहा है। ये कोई साधारण सैनिक नहीं है, बल्कि अमेरिकी सेना की बेस्ट समझे जाने वाली 82nd एयरबोर्न डिवीजन के जवान हैं। इन्हें विशेष रूप से इस तरह प्रशिक्षित किया जाता है कि ये सैनिक पैराशूट के जरिए दुश्मन की सीमा के भीतर उतरकर रणनीतिक ठिकानों, अहम इलाकों और हवाई अड्डों पर कब्जा कर सकते हैं। ये सैनिक क्विक एक्शंस के लिए भी दुनिया भर में जाने जाते हैं। तो क्या ये तैनाती जमीन पर उतरकर जंग को जल्दी खत्म करने की तैयारी का संकेत है? क्या ये अमेरिका की कोई प्रेशर टैक्टिक है? युद्ध और अमेरिकी रणनीति के नजरिए से इसे समझने की कोशिश करते हैं। अब जमीन पर होगी सबसे खूनी लड़ाई। अब आमने सामने भिड़ेंगे यूएस और ईरानी सैनिक। क्यों बुलाई यूएस ने अपनी एलीट फोर्स? एयरबोर्न डिवीजन के सैनिक जहां जाते हैं, वहां दुश्मन के संभलने से पहले ही लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर जमीनी लड़ाई के जरिए अमेरिका ईरान से पूरी जंग की तैयारी में है, तो क्या 3000 सैनिक इसके लिए काफी होंगे? 3000 जो ट्रूप्स हैं तकरीबन एक ब्रिगेड के बराबर हो जाते हैं और ये कुछ स्पेशलाइज्ड टारगेट्स ले सकते हैं और ये लोग स्पेशलाइज्ड ट्रूप्स होंगे जो काफी हाईली ट्रेन होंगे, जो कि समुद्र से भी जा सकते हैं, हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं और साथ साथ में ये लोग
स्पेशल ऑपरेशन कर सके, चाहे वो खारगा आइलैंड हो या कुछ स्पेशल न्यूक्लियर साइट्स हो या फिर कुछ स्पेशल स्टेट ऑफ हॉर्मोज के आसपास क्रिटिकल इलाकों को पकड़ सके। क्योंकि फिर ये लोगों को तैयार रहना पड़ेगा कि ईरान के द्वारा, जो मिसाइल के द्वारा, ड्रोन के द्वारा इनके ऊपर हमले होंगे, उन चीजों के लिए इनको तैयार रहना पड़ेगा। 3000 सैनिक किसी छोटे टारगेट को तो कुछ समय के लिए कब्जे में ले सकते हैं, लेकिन फिर बड़ी सेना की जरूरत होगी और बड़े स्तर पर सेना उतारने का अभी तक कोई संकेत अमेरिका की तरफ से नहीं मिला है। फिर यूएस का क्या प्लान हो सकता है, रणनीतिक, आर्थिक या भू राजनीतिक? ये द्वीप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के करीब है, जहां से होकर दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। ईरान इसे जहाजों के निकलने के टोल बूथ की तरह इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ बड़ी संख्या में मिसाइल, ड्रोन्स और माइंस की तैनाती की भी बात कही जाती है। अगर एयरबॉर्न डिवीजन की मदद से अमेरिका यहाँ कब्जा करता है तो ईरान की समुद्री ताकत का सबसे बड़ा आधार खिसक जाएगा। खार्ग को ईरान की लाइफलाइन कहा जाता है। उसके करीब 90% कच्चे तेल का एक्सपोर्ट यहीं से होता है। यहाँ कब्जा करके अमेरिका एक तीर से 2 निशाने साध सकता है। पहला, ईरान की अर्थव्यवस्था पर सबसे बड़ी चोट, और दूसरा, खार्ग के बदले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से ईरान की नाकेबंदी हटाने का दबाव। लरक द्वीप और अबू मूसा आइलैंड पर कब्जा या सैन्य कार्रवाई की जा सकती है, जहां से ईरान कई समुद्री गतिविधियों का संचालन कर रहा है। अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर साइट से न्यूक्लियर बम बनाने के मटेरियल को कब्जे में ले सकता है, लेकिन ये एक बेहद खूनी जंग से कम नहीं होगी, क्योंकि ईरान ऐसी किसी भी कोशिश का बड़ा जवाब देने का ऐलान कर चुका है। ईरान खुद को बचाकर खेलता है, लेकिन उसके मोहरे पूरी दुनिया में तबाही मचा रहे हैं। इसे कहते हैं एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती, गाजा में हमास और इराक सीरिया में फैला मिलिशिया। ये सब ईरान की कुद्स फोर्स के वो हथियार हैं जो बिना शोर किए इजरायल और अमेरिका की नींद उड़ाए हुए हैं। खुद को सुरक्षित रखकर दूसरे को मोहरा बनाना ईरान की पुरानी चाल है, लेकिन क्या इस बार ये चाल खुद ईरान पर भारी पड़ सकती है? महीने भर से जारी जंग ने मिडिल ईस्ट के वर्तमान को इतिहास बना दिया है। अब ये ईरान के समर्थन में प्रॉक्सी 2.0 का ऐलान है। इसे और आसान करके समझा दें। मिडिल ईस्ट में ईरान के कई प्रॉक्सी संगठन हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती और इराक में शिया मिलिशिया, जिन्हें अक्सर पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस भी कहा जाता है, और गाजा में हमास। ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध से पहले क्या स्थिति थी वो भी बताते हैं। ईरान से सहायता प्राप्त हिजबुल्लाह, हूती, हमास और शिया मिलिशिया के टारगेट पर हमेशा इजराइल रहा करता था। ये संगठन समय समय पर इजराइल पर मिसाइलों और रॉकेट से अटैक किया करते थे, जिसके कारण इजराइल हमेशा युद्ध में रहा। लेकिन अब हमास को अगर अलग कर दिया जाए तो ईरान के बाकी प्रॉक्सी खाड़ी देशों सहित अमेरिका के खिलाफ भी खुली जंग का इजहार कर रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ईरान की नाकेबंदी से पूरी दुनिया पहले से ही मुश्किलों से जूझ रही है। अब ईरान ने ऊर्जा आपूर्ति के दूसरे रास्ते के विकल्प के तौर पर माने जाने वाले बाब अल मंदेब को भी बंद करने की धमकी दे दी है। सवाल उठता है कि ईरान से 2000 किलोमीटर दूर बाब अल मंदेब में ईरान कैसे दखल दे सकता है? तो जवाब है यमन का आतंकी संगठन हूती। ईरान हूतियों की मदद से बाब अल मंदेब को बंद करके दुनिया की टेंशन बढ़ा सकता है। हूती संगठन ने इजराइल हमास युद्ध के बीच इजरायली झंडे वाले जहाजों पर सीधे हमले किए थे। तब रेड सी वाले इलाके में एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलें भी दागी गई थी। इस हमले के बाद दुनिया की 5 सबसे बड़ी शिपिंग कंपनियों ने इस रास्ते को जोखिम भरा घोषित किया, जिसके बाद एशिया से यूरोप और अमेरिका की ओर जाने वाले कंटेनर शिप और टैंकरों को अफ्रीका के केप टाउन के पास केप ऑफ गुड होप के रास्ते भेजा जा रहा था। ये रास्ता लंबा है, जिससे शिपमेंट में 10 दिन अतिरिक्त लगते हैं और खर्चा बढ़ जाता है। भारत का भी एनर्जी के अलावा बाकी का 90% ट्रेड सुएज कैनाल से होते हुए रेड सी के रास्ते ही भारत आता है। बाब अल मंदेब एक अहम समुद्री रास्ता है। यह करीब 20 मील चौड़ा है और रेड सी को अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ता है।
ये दुनिया का अहम व्यापारिक रास्ता है क्योंकि यहाँ से करीब 12% ग्लोबल ट्रेड होता है। ये स्ट्रेट यूरोप, एशिया और पश्चिम एशिया के बीच व्यापार, तेल और प्राकृतिक गैस के लिए सबसे अहम समुद्री रास्ता है और ये सुएज कैनाल के जरिए जुड़ा हुआ है। इसका सबसे सकरा हिस्सा यमन और जिबूती के बीच है। हूती इसी क्षेत्र पर अपना मजबूत नियंत्रण रखते हैं। रेड सी में मल्टीनेशनल फोर्स की तैनाती है। अमेरिका के साथ ही यूरोपियन यूनियन की नेवी के फोर्स भी हमेशा यहाँ तैनात रहती है। ईरान के समर्थन में हूती इन देशों की नेवी को भी निशाना बना सकते हैं, जो जंग के एक और मोर्चे को खोलने के लिए काफी होगा। ईरान के समर्थन में इराक के शिया मिलिशिया ने लगातार अमेरिकी बेसों को निशाना बनाया और उन्हें नुकसान पहुंचाया और अब भी अमेरिकी बेसों पर हमले जारी हैं। अमेरिका ने हाल ही में इराक स्थित शिया मिलिशिया के हेडक्वार्टर पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस पर एयर स्ट्राइक की, जिसमें मुख्यालय ध्वस्त हो गया और कमांडर सहित 14 से अधिक मिलिशिया सदस्य मारे गए। हिजबुल्लाह बार बार धमकी देता रहा है कि अमेरिका ने अगर इजराइल के पक्ष में युद्ध जारी रखा तो वो न्यूट्रल नहीं रहे। यानी साफ है कि हिजबुल्लाह अमेरिका और मिडिल ईस्ट में अमेरिका के हितों से जुड़े संस्थानों को निशाने पर ले सकता है। अगर ऐसा हुआ तो खाड़ी देशों में जहां जहां अमेरिकी बेस हैं, वहां हमला करके हिजबुल्लाह जंग को और भयानक बना सकता है। युद्ध का अंजाम कुछ भी हो, लेकिन इतना तो तय है कि प्रॉक्सीज की भूमिका बढ़ चुकी है और ये लंबे समय तक दुनिया का सरदर्द बने रहेंगे। कम से कम मिडिल ईस्ट को अस्थिर बनाए रखने में प्रॉक्सीज का रोल जारी रहेगा। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। व्हाइट हाउस चाहता है कि वो इस दलदल में न फंसे, लेकिन जमीनी हालात उसे खींचकर वहीं ले जा रहे हैं। ईरान की हताशा देखिए। खबर है कि तेहरान के चेकपोस्ट पर 12-12 साल के मासूम बच्चों के हाथों में बंदूकें थमा दी गई हैं। ट्रंप भले कहें कि बातचीत चल रही है, लेकिन तेहरान ने साफ कह दिया है कि वॉशिंगटन के लिए हमारे पास सिर्फ बारूद है, डिप्लोमेसी नहीं। ईरान ने अमेरिकी फौज से टकराने के लिए 10 लाख से ज्यादा लड़ाकों को लामबंद कर दिया है। इधर जवाब में अमेरिका के हजारों मरीन और 82nd एयरबॉर्न ब्रिगेड के कमांडो मिडिल ईस्ट की तरफ उड़ान भर चुके हैं। ये शांति की आहट नहीं, ये एक खूनी मंजर की शुरुआत है। वेस्ट एशिया की बारूदी सुरंग में अब आग लग चुकी है। अब तक जो जंग मिसाइलों और ड्रोन से लड़ी जा रही थी, वो अब आमने सामने के खूनी संघर्ष में बदलने वाली है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब सब्र खो चुके हैं। पेंटागन से रिपोर्ट आ रही है कि 10,000 से ज्यादा घातक अमेरिकी सैनिक मिडिल ईस्ट के लिए कूच कर सकते हैं। खबर है कि ट्रंप प्रशासन ईरान के परमाणु ठिकानों और उसके सबसे बड़े तेल हब खार्ग आइलैंड को अपने कब्जे में लेने का ब्लूप्रिंट तैयार कर चुका है। लेकिन सवाल है कि क्या ईरान चुप बैठेगा? जवाब है बिल्कुल नहीं। तेहरान की गलियों से जो तस्वीरें आ रही हैं, वो रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। देश भर में युवा भर्ती केंद्रों पर उमड़ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि 1 मिलियन से ज्यादा जमीनी लड़ाके तैयार कर लिए गए। ये लड़ाके IRGC, बासिज और ईरानी सेना के जरिए संगठित किए जा रहे हैं। तेहरान से साफ संदेश है कि अगर अमेरिका ने जमीनी हमला किया तो उसे धरती पर नरक का सामना करना पड़ेगा। ये अब सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं रही, ये वजूद की लड़ाई बन चुकी है। एक तरफ अमेरिका की एलीट 82nd एयरबॉर्न डिवीजन है। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि मरीन कोर की एक एयर ग्राउंड टास्क फोर्स जापान के ओकिनावा से नौसेना के जहाजों पर सवार होकर मध्य पूर्व के लिए रवाना की जाएगी। ईरान पर हमला करने से पहले ही इस टीम ने समुद्र से हमले, तट पर कब्जा और जवाबी कार्रवाई, इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर एक अभ्यास किया था, ताकि किसी भी संभावित संघर्ष में तेजी से और प्रभावी जवाब दिया जा सके। दूसरी तरफ ईरान की कट्टरपंथी IRGC और उसकी सेना है, जिसका दावा है कि वो पिछले 47 सालों से केवल इसी दिन का इंतजार कर रहे हैं। हकीकत यह है कि अमेरिका का हथियारों का स्टॉक खाली हो रहा है।
अब वॉशिंगटन की रणनीति भी बदलती दिख रही है। जंग को 1 महीने होने को है, तो ये बात भी समझ में आ रही है कि हवाई हमलों से ईरान को पूरी तरह झुकाया नहीं जा सकता। इसलिए युद्ध को दूसरे फेज यानी जमीनी जंग की तरफ ले जाना भी एक विकल्प है। ईरान ने भी अपनी रणनीति पहले से तैयार कर रखी है। बिखरी हुई सैन्य ताकत, मिसाइल और ड्रोन हमलों की क्षमता और होर्मुज पर पकड़ यानी सीधी टक्कर में भी जवाब देने की पूरी तैयारी। हालात और खतरनाक तब हो गए जब ईरान के कट्टरपंथी गुटों ने परमाणु नीति बदलने के संकेत दिए। IRGC से जुड़े हलकों में यहां तक कहा जा रहा है कि परमाणु समझौते से बाहर निकलने पर विचार होना चाहिए। ट्रंप भले ही कह रहे हो कि बातचीत चल रही है, लेकिन तेहरान ने 2 टूक संदेश दे दिया है कि वॉशिंगटन के लिए हमारे पास सिर्फ बारूद है, कूटनीति नहीं। और चौंकाने वाली बात यह है कि इस तरह की सख्त और आक्रामक भाषा अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ वॉर की तरफ से भी सुनने को मिल रही है। कुल मिलाकर तस्वीर बेहद डरावनी है। एक तरफ ईरान पूरी ताकत के साथ जमीनी जंग के लिए तैयार खड़ा है, दूसरी तरफ अमेरिका भी पीछे हटने को तैयार नहीं। अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि जंग जमीन पर होगी या नहीं, सवाल ये है कि ये टकराव कितना बड़ा और कितना लंबा चलेगा, क्योंकि इसकी चपेट पूरे पश्चिम एशिया के साथ साथ दुनिया का एक बड़ा हिस्सा आ सकता है। ईरान के भीतर क्यों बार बार ये कहा जा रहा है कि ग्राउंड ऑपरेशन में बहुत बड़ा खतरा है, मतलब नामुमकिन न भी कहें तो बहुत मुश्किल है। अब सुमित चौधरी इकलौते वो रिपोर्टर हैं इंटरनेशनल मीडिया के जो ईरान के भीतर गए, रिपोर्टिंग की। इस युद्ध की जो तस्वीर हम देख रहे हैं उसमें सुमित ने बताया किस तरीके से ईरान की तैयारियां रही हैं। क्यों सुमित कहा जाता है खतरा? क्या आपकी आंखों के सामने आपको वहां की टोपोग्राफी में, वहां के भूगोल में ऐसा दिखा जो एक अटैकिंग देश के लिए कब्रगाह बनेगा? देखिए बिल्कुल, और हम जो तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं वो समझाने के लिए होता कि ईरान कोई छोटा मुल्क नहीं है। ईरान का आप जब डेमोग्राफी की बात करते हैं, आप उसके लगातार पॉपुलेशन की बात करते हैं, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन, बहुत बड़ा एरिया। और अमेरिका को अगर ट्रैवल करना पड़े एक जगह से दूसरी जगह तो तेहरान तक पहुंचने में उनको 14 से 15 घंटे लगेंगे। ग्राउंड फोर्सेस की बात की जाती है तो अभी जो पॉसिबल है, खर्ग आइलैंड की हमने बात की, हमने बताया कि कैसे 50 किलोमीटर है वो बुशेर से, लेकिन बुशेर से भी अगर जाना पड़े या बंदर अब्बास से जाना पड़े तो 14 घंटे का मिनिमम डिस्टेंस लगेगा। नेशनल हाईवे 71 जो उनका मेन हाईवे जो तेहरान से आपके सदर्न एरिया को जोड़ता है, मैं खुद उस हाईवे पे जा चुका हूं, ट्रैवल कर चुका हूं, और वही एरिया है जो खासतौर पर तेहरान से कुम को, नतांज को, इस्फहान को और फिर बंदर अब्बास जाता है। तो उस हाईवे पे हालांकि देखिए बहुत अच्छी सहूलियत है वहां पर, लेकिन उसके दोनों तरफ IRGC के कई कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बने हुए हैं और चुपचाप इन्होंने कई साइलोज बना रखे हैं। तो अगर ऐसा ना हो कि ग्राउंड फोर्सेस मूव भी करे तो वहां पर उन पर अटैक हो जाए। फिर दूसरी पॉसिबिलिटी हम नॉर्दर्न एरियाज में देखते हैं जहां पर आपका अर्मेनिया है, अजरबैजान है, खासतौर पे उन इलाकों के अंदर वहां पर ऑलरेडी मुस्तैदी बहुत ज्यादा ईरान की तरफ से की जा चुकी है। तो जो बंदर अब्बास वाला नेशनल हाईवे है, एक ही पॉसिबिलिटी बनती है, लेकिन आप मानिए कि आपके हेलीकॉप्टर्स को अभी आपके ऊपर इतने अटैक हो रहे हैं लगातार, तो आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज से या बंदर अब्बास से घुसेंगे, खर्ग से घुसेंगे, तो आपको जाना तो उन्हीं इलाकों से पड़ेगा। पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ी इलाकों के आप मूवमेंट नहीं कर सकते। आपको अगर ग्राउंड फोर्सेस मूव करनी पड़ी तो उनके एग्जिट का भी प्लान आपको तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार जाके ट्रैप हो गए, क्योंकि ऐसा अमेरिका के साथ हो चुका है 1980 के अंदर। सुमित, अब जो अमेरिका में डिफेंस एक्सपर्ट्स कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि वो परसेंटेज में बांट के कह रहे हैं कि मुश्किल से 20% है जो प्रेजेंट रेजिम के साथ है, 50% है जो उनके विरुद्ध है। ऐसे में क्या हम ये समझें कि अगर जो, क्योंकि स्पेशल फोर्सेस की बात हो रही है, एयरबोर्न फोर्सेस की बात हो रही है, अगर वो पैराड्रॉप होते हैं कुछ की इंस्टॉलेशंस को अपने कब्जे में लेने के लिए, क्योंकि ध्वस्त तो वो करते जा रहे हैं, क्या ये संभव है कि सड़क के रास्ते से नहीं बल्कि उनकी जगहों पर सीधे आप पहुंच जाए? देखिए, आप डिप्लॉय उतार तो सकते हैं। मैं आपको 1980 का एग्जांपल दे रहा था। 1980 में अमेरिका ने अपने काउंसलेट के लोगों को छुड़ाने के लिए कुछ ऐसे ही ऑपरेशन चलाया। वो ये कि उनके हेलीकॉप्टर वहीं पर क्रैश हो गए, उनको उनके रिकेज, उनके जो मलबा था उठाने तक में आज तक अमेरिका वहां जा नहीं पाया। उसके बाद अमेरिका को मानना पड़ा कि हाँ अब नेगोशिएशन ही हो सकता है। तो ऐसे में अगर आपने पैराट्रूप करा भी दिया, आपने उनकी डिप्लॉयमेंट कर भी दी, तो वो सस्टेन कैसे करेंगे? क्योंकि 1-2 दिन का ऑपरेशन नहीं होगा, ये लंबे समय का ऑपरेशन होगा। आपको रीइंफोर्समेंट तैयार करनी पड़ेगी, रीइंफोर्समेंट समंदर के रास्ते से होगी, तो फिर वो 14 घंटे का डिस्टेंस। तो आपके पास हर चीजों के लिए एक दूसरा प्लान होना चाहिए जो अमेरिका के पास है नहीं। डिप्लॉयमेंट अलग है, रीडिप्लॉयमेंट और रीइंफोर्समेंट सबसे बड़ा चैलेंज होगा। यानी कि जो ग्राउंड फोर्स गया, तो जो हम गुरिल्ला वॉरफेयर कहते हैं, जो बिल्डिंग सभी आधी टूटी हैं लेकिन उनको अपना गढ़ बनाकर वहां से लंबे समय तक लड़ाई लड़नी होगी, जैसा अफगानिस्तान में भी उनके लिए हुआ। और आप ये भी मानिए कि
2-3 हजार सैनिकों से नहीं होगा। मैं बार बार कह रहा हूं, ईरान बहुत बड़ा एरिया है। ईरान के पास वो काबिलियत है जो अफगानिस्तान के पास नहीं थी, वो काबिलियत है जो वेनेजुएला के पास नहीं थी, वो काबिलियत है जो वियतनाम के पास नहीं थी। तो उनकी मिसाइल, उनके ड्रोन्स, उनके लड़ाके, या फिर आप उनको आप मिलिशिया कह लीजिए, आप उनके लोग कह लीजिए, या वो हर जगह फैले और बहुत तादाद में है। और पहाड़ का ट्रेंड है। हिस्सा कितना है पूरे ईरान में अगर देखें? बिल्कुल श्वेता, वैसे तो ईरान को पहाड़ी इलाकों में से एक ही माना जाता है। हाँ। और उन्होंने रोड्स का या फिर आईआरजीसी की डिप्लॉयमेंट भी ऐसी जगहों पे कर रखी है जहां पे उनके पास नेचुरल शेल्टर्स हैं, नेचुरल शील्ड्स हैं। तो ऐसे में आप मानिएगा कि इतना आसान नहीं होगा अमेरिका के लिए। लेकिन हाँ, सबसे बड़ा चैलेंज होता है खासतौर पर कि आपको जो वहां के लोकल कितना सपोर्ट करता है। अफगानिस्तान में वो सपोर्ट था, ईरान में वो सपोर्ट नहीं है, क्योंकि यहां पर अब लोग ये मानते हैं कि हमारे देश पर हमला है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी पर हमला है और हमारे एक तरीके सिविलाइजेशन पर हमला है। तो ईरान के लोग उस तरीके से तैयार नहीं होंगे जैसे अफगानिस्तान में हुए थे। तो कहने के लिए चीजें सिंपल होती हैं, पर जब आप ग्राउंड की बात करते हैं तो बहुत उलझ जाता है पूरा मामला। और अमेरिका इन्हीं चीजों को मुमकिन है कि आंकने के बाद ये फैसला नहीं ले पा रहा है। शुक्रिया सुनील। बहुत बहुत शुक्रिया। वॉर रूम से अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।